कहाँ जा रहे बाजी? ये उस गुप्तचर की चाल है मल्हार। वो हमारा ध्यान भटका कर कहीं और से निकल रहा होगा। फिर तो वो अवश्य ही पीछे के मार्ग से निकला होगा। हो ना हो, ये होगा मुगलों का गुप्तचर जिसकी हमें तलाश है। चल। तो तुम नहीं जानते कि बाजी कहाँ है? वो बाजी को संदेह था कि हमारे बीच कोई मुगल गुप्तचर है जो मुगलों को यहाँ की प्रत्येक जानकारी दे रहा है। तभी आपकी अनुपस्थिति के बारे में नासिर को पता था और उसने बाजी पर हमला किया था। इसीलिए बाजी ने एक चाल चली। उसने जानबूझकर कहा कि उसे पता है मुगलों का बारूद कहाँ है और वो उसे जलाने जा रहा है ताकि वो देशद्रोही कमरुद्दीन को ये बात बताने का प्रयास करे और हम उसे गांव के बाहर ही पकड़ लें। पर मैंने सब जगह देखा, ना बाजी का कोई पता है और ना मल्हार का। आहो। यहाँ क्या कर रही है सरकार? अहो, मैंने हमारे बेटे की जिम्मेदारी आप पे सौंपी थी। कहाँ है मेरा बाजी? सांगा कुठे है? मुझे ढूंढ रहे हो? सोचा नहीं था ना कि मुगलों के नाम से सर सर कांपने वाला श्रीधर ही मुगलों का गुप्तचर निकलेगा। तुम्हाला काय वाटलं कि तुम नाटक करोगे कि तुम्हें पता है कि मुगलों का बारूद कहाँ रखा है और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके ये बात मुगलों को बताने चला जाऊंगा और तुम मुझे पकड़ लोगे? बच्चे, मेरी नजर तुम पर थी। तुम्हारी हर चाल और हरकत मुझे मालूम थी, समझे?
जब नासिर और उसके साथी मुझे उठाकर ले गए थे तो मैंने उनकी बातें सुन लिए थे कि मुगल अपना बारूद कहाँ छुपा कर रखते हैं। अब मैं युद्ध आरंभ होने से पहले ही मुगलों का बारूद राख कर दूंगा। संदेह तो मुझे तुम पर पहले से ही था, बस मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। तुमने अपनी मिट्टी, अपने देश के साथ द्रोह किया है और हर अपराध क्षमा किया जा सकता है, देशद्रोह नहीं। आप भी तो यहाँ हैं। हम तो यहाँ मातृभूमि का कर्तव्य निभाने आए और मैं मातृत्व का। आप ऐसे भावुक निर्णय लेंगी तो कैसे चलेगा सरकार? यहाँ स्थिति सामान्य नहीं है, युद्ध होने वाला है। अब हम युद्ध लड़ें या आप सबका ख्याल रखें? वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा बाजी कहाँ है, कहाँ गया है और क्यों। हट करो ना कहा। केशव, बाजी उस मुगल गुप्तचर को पकड़ने के बाद क्या करने वाला है? उसकी योजना क्या है? देखो, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो। बाजी को लगा कि हम मुगलों की तोपों का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो उस गुप्तचर का प्रयोग करके मुगलों के बारूद का पता लगाकर उसे चुराना चाहता है। क्या? बारूद चुराने गया? बारूद चुराएगा? आओ, वो क्या थाली में रखा हुआ मोदक है कि चुरा के लेके आएगा? मुगलों का बारूद है। अब अभी जाइए, अपने सिपाहियों को लेके जाइए और देखिए बाजी कहाँ है। कितने सिपाही होंगे वहाँ? 4000। मेरा बेटा अकेला 4000 सैनिकों की छावनी में गया है। अब जाइए, लेके आइए उसे। अगर वो पकड़ा गया तो? घाबरो न कर सरकार, बाजी के मुगल छावनी से पहले ही हम उसे सुरक्षित वापस ले आएंगे। मंदार, बालाजी, बाजी, तुम इन मुगलों के सामने अपने शस्त्र कैसे डाल सकते हो? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है मल्हार। हम दोनों इतने सारे मुगल सैनिकों से नहीं लड़ सकते। सही, तुमने मान तो लिया कि मुगलों के सामने तुम लोग जीत नहीं सकते। मराठियों की इससे बड़ी हार हो ही नहीं सकती। क्या बालाजी विश्वनाथ भट्ट के बेटे ने
मुगलों के सामने घुटने टेक दिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे सेनापति कमरुद्दीन खान और उनके बेटे नासिर को इस दुनिया में मेरे कटे हुए सर से अधिक और कुछ नहीं चाहिए। तुम में से जो कोई भी मेरा सर काटेगा उसे इनाम में धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसीलिए तुम में से हर कोई मेरा सर काटने को बेचैन होगा। पर मैं मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। कैसी इच्छा? इसकी कोई बात मत सुनेगा, सीधे इसकी गर्दन काट के काम खत्म कर दीजिए। ये और इसका बाप बहुत ही चालाक है, जरूर इसमें इसकी कोई चाल है, जरूर। श्रीधर, देशद्रोही तो तू था ही, अब क्या अपने सभ्यता अपने संस्कार भी भूल गया? तू भली भांति जानता है यदि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। और यह जानने के बाद भी तू बाजी के साथ ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कैसे कर सकता है श्रीधर? मोक्ष वोक्ष हम नहीं जानते, हम तो हमारे आका का हुक्म जानते हैं और हमारे आका का हुक्म है इस लड़के की मौत। यदि तुमने मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की तो सर मेरा कटेगा, पर इज्जत तुम्हारी घटेगी। संसार तो मुगलों पर हंसेगा कि तुम मुगल एक छोटे से बच्चे से इतना डर गए कि उसकी अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं की। मैं तो ये देखकर अचंभित हूं कि इतने सारे मुगल एक छोटे से बच्चे से डर गए। वाह! तो ये है मुगलों की बहादुरी। आप इनकी बात मत सुनिए, इन्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दीजिए, ये जरूर इनकी चाल है, जरूर। बोल लड़के, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरे देश की मिट्टी मेरी भगवान है और मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं मरने से पहले सर से लेकर पांव तक अपनी देश की मिट्टी में स्नान करना चाहता हूँ। मेरी भी यही इच्छा है कि मेरा शरीर सर से लेकर पांव तक मेरी मातृभूमि की मिट्टी से रंगा रहे। ये तो करना पड़ेगा ना, वरना आपका ये घाव नासुर बन जाएगा। चन्ना भाऊ, भीऊ, तू डर मत। तुझे याद है आने से पहले तूने आई को वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तू डरेगी नहीं, और अब तू अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती। आओ बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। या चलो। नहीं, हम अपने आई बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
कमबख्त मराठी मिट्टी के पीछे पागल है। मिट्टी के लाल, अब मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जा। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं श्रीधर जी? अभी तो आपका हमारा एक आवश्यक काम करना बाकी है। मल्हार, बस एक बार हम इन मुगलों का बारूद चुरा लें, फिर बिना तोपों के इनकी शक्ति ऐसे ही आधी हो जाएगी। काहे? तुम मुगलों का बारूद चुराने आए हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे जीवन में डरने का समय नहीं है, इसीलिए मैं डरता नहीं, सिर्फ करता हूँ, समझ लो। और तुम्हारे जीवन में डरने का भी समय है और मरने का भी, इसीलिए बिना मुंह खोले चुपचाप चलो। चलो। और एक बात याद रखो, यदि तूने कोई भी गड़बड़ की तो बाजी ने भले ही आज तक किसी के प्राण न लिए हो, किंतु मुझे एक देशद्रोही को मारने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। समझ लगा? ओ, चल। मैं यहाँ के सुरक्षा प्रमुख से मिलने आया हूँ। हमें सख्त ताकीद दी गई है, जनाब कमरुद्दीन साहब के हुक्म के बिना कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। भगवान के लिए ऐसा मत करो। अब यदि तुम लोगों ने मुझे सुरक्षा प्रमुख से मिलने नहीं दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे उन्हें जनाब नासिर साहब का एक बहुत ही जरूरी पैगाम देना है। क्या पैगाम है, हमें बताओ। अब ये बात बहुत ही गोपनीय है, मैं सिर्फ उन्हें ही बता सकता हूँ। इस पर एतबार नहीं ना सही, कम से कम हम पर तो होना चाहिए। तुम कौन हो? ये जनाब नासिर साहब के अजीज दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने खुद इन्हें हमारे साथ भेजा है। और अब यदि तुमने इनसे कोई भी और सवाल पूछा तो तुम्हें नासिर साहब को जवाब देना पड़ेगा कि उनके हुक्म की तामील होने में इतना वक्त कैसे लग गया। समझे? बाबा, भियू, तू बाबा के पास रुक, हम आई को बताकर आते हैं कि बाबा को होश आ गया। मैं कुछ सैनिकों को लेकर बाजी को लेने जाता हूँ। नहीं मंदार, जिस सेना का संख्या बल पहले ही इतना कम हो, वो युद्ध आरंभ होने से पहले अपने और सैनिकों को दांव पर नहीं लगा सकती। यदि ऐसा हुआ तो कल के युद्ध में हम एक पैर भी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए बाजी को बचाने के लिए कोई सैनिक टुकड़ी नहीं जाएगी। मैं अकेले जाऊंगा। मैं खास से सहमत हूँ। पण खास बालाजी के दाहिने हाथ है और युद्ध के पहले सेनापति के दाहिने हाथ को संकट में डालना उचित नहीं है। कल त्रिशूल व्यू की रचना होनी है और त्रिशूल व्यू बालाजी के अलावा मात्र खास ही जानते हैं। हमें युद्ध में उनकी आवश्यकता पड़ेगी।
बालाजी की शारीरिक स्थिति ठीक होती तो और बात थी, परंतु अभी तो वो कभी होश में आते हैं कभी नहीं। यदि नेतृत्व कमजोर पड़ा तो सारे गांव वाले तितर बितर हो जाएंगे। यदि खास नहीं जाएंगे तो मराठियों में से कौन सा महावीर है जो बाजी को बचाने जाएगा? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। अपने पुत्र को बचाने मैं जाऊंगी। बाजी, हम अंदर आ तो गए, पर बारूद लेके यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। काय, तुम दोनों को ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? तुम दोनों नहीं, कहो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि अगर हम यहाँ मरे तो तुम्हें भी साथ लेकर मरेंगे। कौन हो तुम? और तुमने हमें झुककर सलाम क्यों नहीं किया? मैंने पूछा, तुमने हमें झुककर सलाम क्यों नहीं किया? मराठी का सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। कि बाजी खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। कौन हो तुम? और तुमने हमें झुककर सलाम क्यों नहीं किया? हुजूर, तो बात यह है कि ये झुक नहीं सकते। क्यों? दरअसल इनकी रीढ़ की हड्डी ही कुछ ऐसी है। बहुत बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, पर कमबख्त टूटने को तैयार है पर झुकने को नहीं। तो रीढ़ की हड्डी की बीमारी है तो फौज में क्या कर रहे हो? हम फौज में झुकने के लिए नहीं आए, दुश्मनों को झुकाने के लिए आए हैं। देखा आपने, इसी जज्बे की वजह से ये नासिर साहब के अजीज दोस्त हैं। बहुत अजीज, इतने अजीज के नासिर को देखते ही दिल करता है कि ऐसे गले मिले कि जान ही निकाल दे। नासिर साहब के खास बुलावे पर जंग लड़ने के लिए आए हैं। वल्लाह, इतनी सी उम्र में ये बहादुरी। तुम्हारा नाम क्या है बहादुर? बुला लो अपने साथी को। याकूत वाकूत, जा चाहे वाकूत। याकूत, याकूत तो नासिर साहब के अजीज हाथी का नाम है। हाँ, और उनके अजीज साथी का भी यही नाम है, याकूत। जिस तरह से वो नासिर के करीब रहता है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी उनके करीब आना चाहता हूँ। वाह, तलवार के भी अमीर हो और बातों के भी। जो कुछ भी सीखा है बुजुर्गों से ही सीखा है। यहाँ कैसे आना हुआ? बालाजी ने जंग से पहले ही हमारी तोपों को बर्बाद करने की साजिश की है, इसीलिए नासिर साहब ने हुक्म दिया है कि बारूद को किसी महफूज जगह पहुंचा दिया जाए। बारूद?
हमें ऐसा तो कोई पैगाम नहीं मिला। पैगाम का इंतजार करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप नहीं जानते वो बालाजी कितना खौफनाक आदमी है। जिन है जिन। उसने अकेले भैरवगढ़ जीता था। उसी ने अजिंक्य तारा पर हमारा हमला नाकाम किया था। वो बहादुरी और दलेरी में हमारा बाप है। बाप। इसलिए जल्द से जल्द हमें यहाँ से बारूद हटाना होगा। और अगर आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो हम चले जाते हैं। पर फिर जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं, आप होगे। आई, तू ऐसा नहीं कर सकती। ये हमारा गांव नहीं है। यदि वो थोड़ी देर लौटे नहीं तो तू उन्हें अकेले ढूंढने निकल जाएगी। चिमना, यदि तू गई और तुझे कुछ हो गया तो? अगर मैं नहीं गई और तेरे भाव को कुछ हो गया तो? बाजी को मेरी आवश्यकता है चिमना। उसके साथ श्रीधर नाम का एक मुगल गुप्तचर है जो हमारे गांव के बालू जैसा नहीं है कि बाजी ऐसे उसे मूर्ख बनाकर वापस लौटा है। जो देश से विश्वासघात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कल्ला, मुझे जाना होगा चिमना। मुझे बाजी की बहुत चिंता हो रही है। तुझे मात्र भाव की चिंता है, हमारी नहीं, भीव की भी नहीं। पापा बीमार है, वो कमजोर है, और अब तू भी हमें छोड़कर जा रही है। हमारा ध्यान कौन रखेगा? कौन करेगा हमारी रक्षा? ठहरो। तुम लोग गाड़ियों में बारूद भरना शुरू करो। तब तक हमारा एक सिपाही नासिर साहब से इस हुक्म की तस्दीक करके लौट आएगा, और जब तक वो लौटेगा नहीं तब तक बारूद अपनी जगह से हिल नहीं सकता। नासिर साहब को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? चुप रहो। हम मुगलों को क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं वो हम तय करेंगे। तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं। तुम अपने लोगों के गद्दार हो, और गद्दार गुलाम बन सकता है, साथी नहीं। तुम लोग जाकर गाड़ी में बारूद भरो, इनकी मदद करो। नासिर के यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। माँ भवानी, आज तूने मुझे बड़ी कड़ी परीक्षा में डाला है। वहाँ बाजी को मेरी आवश्यकता है और यहाँ इन दोनों को भी। मैं एक साथ दो स्थानों पर तो नहीं हो सकती ना माँ, पर तू तो हर जगह विद्यमान है। इसीलिए मेरे इन दो बच्चों को तेरे पास छोड़ के जा रही हूँ। एक माँ दूसरी माँ पर विश्वास कर रही है। उस विश्वास की लाज रखना माँ। जब तक मेरा बाजी अपनी माँ की दूध का और इस मातृभूमि का ऋण नहीं उतार देता, उसकी रक्षा करने में मेरी सहायता करना माँ।
जनाब कमरुद्दीन खान साहिब अपने शहजादे नासिर साहिब के साथ बारूद के गोदाम का मुआयना करने आ रहे हैं। नासिर ने मुझे यहाँ देखा तो देखते ही मार डालेगा। देखा, मैंने कहा था ना कि बारूद पर खतरा है, इसलिए अपनी निगरानी में बारूद को यहाँ से हटवाने के लिए कमरुद्दीन खान साहिब खुद यहाँ आए हैं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खान साहब के काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बाजी, अब कैसे निकलेंगे यहाँ से, और वो भी बारूद लेकर? क्या सोचा है बाजी, क्या करेंगे आप? जब हनुमान जी लंका से सीता माता को उठाने में कामयाब नहीं हुए थे तो उन्होंने क्या किया था? ये आत्महत्या है बाजी। आत्महत्या नहीं, बलिदान। और युद्ध बलिदान मांगता है। चल मल्हारी, चल मुझे बाजी के पास लेके जा। चल। सरकार, जीवन के व्यापार में आधी पूंजी मन से अपने प्राण दांव पर लगाने जा रही है, इस साझेदार से बिना पूछे। आप हमसे हमारी जान दांव पर लगाने के लिए कह रहे हैं, पराई चीज बिना पूछे दांव पर कैसे लगाए धराज? पराई चीज म्हणजे हमारी जान पर किसी और का अधिकार है। हाँ बोलने से पहले हमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। हम आपको इस तरह मुगल छावनी में जाने की अनुमति नहीं दे सकते, आपको रुकना होगा। आज आपकी पत्नी रुक सकती है, एक मां नहीं। मत रोकिए मुझे। बाजी की जितनी चिंता उसकी माँ को है, उतनी ही चिंता उसके पिता को भी है। जानती हूँ, प्रणा भी आप सिर्फ उसके पिता नहीं है, यहाँ के सरसूबेदार हैं, इस युद्ध के नायक हैं। मैं तो मात्र एक माँ हूँ। आपके ऊपर यहाँ के हर सैनिक की जीवन रक्षा की जिम्मेदारी है, मगर मुझ पर सिर्फ मेरे बेटे की जीवन रक्षा की जिम्मेदारी है। और यदि एक माँ एक सरसूबेदार के कर्तव्य के बीच में नहीं आ रही, तो एक सरसूबेदार को भी एक माँ के कर्तव्य के पीछे नहीं आना चाहिए। जाने दीजिए मुझे। तुम इतने आराम से झुक कैसे गए? तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में तो तकलीफ है ना? बोलो। मैंने कहा बोलो। जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा बोलो।
सम्राट ही झुकता है तो दुश्मन को तोड़ने के लिए। क्या कर रहे? मशाल कहीं जाए और आग ना लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बाजी ने मुगलों के बारूद को नष्ट कर दिया। आहो, इस धमाके के बाद तो वो बाजी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। हम आपको जाने नहीं देंगे सरकार। यदि आपको कुछ हो गया तो चिमनानी बेहू, उनका क्या होगा? तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे भी। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि आपके बार बार कहने पर भी मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। और मैंने आपके आदेश की अवज्ञा मातृभूमि की रक्षा के लिए की। ये निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं था बाजी। सेना अनुशासन की डोर से बंधी होती है। यदि तुम्हारी तरह हर सैनिक अपनी मर्जी से मातृभूमि की रक्षा के मार्ग खोजने लगा तो इस सेना को बिखरते देर नहीं लगेगी। यदि तुमने मुगलों के बारूद को नष्ट करने, उसे चुराने की योजना बनाई थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हम इस कार्य के लिए तुमसे अधिक कुशल, तुमसे अधिक अनुभवी योद्धाओं को भेजते। तुम मुगल खेमे से अपने कौशल के कारण नहीं, अपने भाग्य के कारण बचकर लौटे हो। मैं अनुशासन और आदेश दोनों का महत्व जानता हूँ, और मातृभूमि के आह्वान के आगे अनुशासन भी छोटा पड़ गया और आदेश भी। मुझे युद्ध जीतने का मात्र एक ही मार्ग समझ आया। यदि रावण को परास्त करना है तो युद्ध से पहले
रावण के लंका में आग लगा दी जाए। और मैंने आग लगा दी। हो, आज जो तुमने किया है उससे हमें लाभ होगा, और तुम्हारी ये अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति कल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी पाजी। भय, कायरता, अनुशासनहीनता, ये तीनों जंगल की आग की तरह फैलते हैं। इस सेना का एक सेनापति है। यदि तुम्हारी तरह प्रत्येक सैनिक सेनापति बनकर स्वतंत्र निर्णय लेने लगा तो नहीं बाजी, इसकी अनुमति हम तुम्हें नहीं देंगे। तुमने अनुशासन तोड़ा है आणि अनुशासन तोड़ने का दंड सबके लिए बराबर होता है, फिर वो चाहे कोई सैनिक हो या हमारा पुत्र। हम तुम्हें सेना से निष्कासित करते हैं। आज से मात्र तुम बाजी हो, ना तो इस सेना का भाग हो और ना ही मातृभूमि के रक्षक। हमारा बारूद तो उड़ा दिया, मगर भूल गए कि आग से आग नहीं बुझती। हमारे सीने में लगी हुई इंतकाम की आग और भड़क पड़ी है। मराठी अपने मुल्क के लिए मरना जानते हैं, मगर हम नहीं जानते, हम सिर्फ मारना जानते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने हमारा बारूद खत्म करके शेर के पंजे काट दिए हैं। अरे बकरियों के लिए तो शेर की दहाड़ ही काफी है, पंजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कल हर मराठी को मौत के घाट उतार के उनकी ये गलतफहमी दूर करेंगे। उसकी तैयारी की जाए। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। भूकंप? ये भूकंप नहीं है, युद्ध की आहट है। सेना अपना व्यू रच रही है। क्या? कि तुम मुगल अपने गोला बारूद के बिना हमें हराने के लिए करेंगे क्या? बारूद समाप्त होने के पश्चात भी ये अंतर नष्ट नहीं हो जाता कि वो 4000 हैं और हम 40। वो युद्ध कला में निपुण सेना के साथ आक्रमण कर रहे हैं, जो बिना बारूद के भी हम सबको समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। कूच करने की तैयारी कीजिए। आहो। अनुशासन तोड़ने का दंड सबके लिए बराबर होता है, फिर वो चाहे कोई सैनिक हो या हमारा पुत्र। हम तुम्हें सेना से निष्कासित करते हैं।
पौधे सिर्फ छांव में भी मुरझाते हैं और सिर्फ धूप में भी। बच्चों को उनकी गलती पर डांटना आवश्यक है तो कुछ सही करने पर प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है। प्रोत्साहन देना तो दूर, बाबा ने तो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने से ही रोक दिया। आखिर क्यों? सेना आनी भीड़ में अंतर मात्र अनुशासन का होता है सरकार। आज यदि हम बाजी को दंड नहीं देते तो हमें किसी और सैनिक को उसकी अनुशासनहीनता के लिए दंड देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता। सैनिक स्वतंत्र नहीं होता, उसकी एक इकाई होती है। आज बाजी ने जो किया है उससे मात्र उसके प्राण ही नहीं, मल्हार के प्राण भी संकट में पड़ गए थे। प्राणों पर खेलना ही तो सैनिक का धर्म होता है। माना कि मुझसे गलती हो गई, पर बाबा कहते हैं कि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही कुछ सीखता है। आजकल मैं जो कुछ भी करता हूँ बाबा को गलत लगता है। मैं चाहे जो कुछ भी कर लूं, बाबा मुझसे क्रोधित ही रहते हैं। हम उससे क्रोधित कम, उसके लिए चिंतित अधिक। हानि आप भूल कर रही हैं कि बाजी हवा है। हानि हम उसे सही दिशा में मोड़ने वाली चट्टान। हवा को मोड़िए पर उसके वेग को तोड़िए मत। हो, बाजी वीर बालक है, पर है तो बालक ही ना। कहीं आपकी वाणी की कठोरता को आपके हृदय की कठोरता ना समझ बैठे। बाजी क्या समझता है क्या नहीं, उससे अधिक आवश्यक यह है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है सरकार, कल के युद्ध में बाजी भाग नहीं लेगा। ये दौलताबाद अच्छी जगह नहीं है, यहाँ सब लड़ते रहते हैं। बाबा और भाऊ भी, और बाबा और आई भी। भाऊ, अब आपको किस बात की शिकायत है? आपको लगता है कि बाबा आपसे प्रेम नहीं करते? अरे बाबा तो जब मूर्छित थे तभी भी वो बस आप ही का नाम ले रहे थे, और आई तो आपके पास आने के लिए हमें सासवड़ में छोड़ने को भी तैयार थी। सच तो ये है कि इस पूरे घर में सबसे ज्यादा प्रेम आप ही से किया जाता है। लो, अब दोनों भाइयों में भी लड़ाई हो गई। बुरहानपुर में औरंगजेब ने किले की सुरक्षा के ऐसे प्रबंध किए हैं कि हम अंदर नहीं जा सकते, पर हमने भी किले के बाहर ऐसा घेरा डाला है कि मुगल सैनिक बाहर नहीं आ सकते। अब तक ये खेल शौर्य का था, पर अब ये खेल धैर्य का है। रानी साहब, हमारे सैनिक धूप में जल रहे हैं तो मुगल सैनिक अंदर भूख से तड़प रहे हैं। रानी साहब, एक संदेश मुगलों का संदेश लेकर आए। मोहतरमा तारा रानी साहिब की खिदमत में बादशाह औरंगजेब का सलाम पहुंचे। फैसला करने के दो तरीके हैं, पहला जंग, दूसरा जिरह। जंग तो बहुत वक्त ले रही है रानी साहिब, तो जिरह करें। सियासत ने जंग पैदा की थी, अब सियासत ही इस जंग को खत्म करेगी। आज किसी ऐसी जगह पर मिला जाए जो ना आपका इलाका हो ना हमारा, ना आपके पास हथियार हो ना हमारे, और ये मुलाकात एक राज रहेगी। ऐसा राज कि तारीख लिखने वालों को भी इसकी खबर नहीं होगी। एक वफादार के साथ आप आएंगी और एक वफादार के साथ हम ताप्ती नदी के पास आपका इंतजार करेंगे।
बादशाह सलामत। अगर हम ये जंग जीते नहीं हैं तो हारे भी नहीं हैं। एक मामूली सी मराठी औरत के सामने हम अपने घुटने नहीं टेक सकते। सियासत और जंग में एक फर्क है। जंग में दुश्मन को हराया जाता है और सियासत में जीता जाता है। लोग तलवार से भी काटते हैं और जबान से भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जबान से कटने वाले को ये भनक ही नहीं लग पाती कि कब उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। मराठियों की इस रानी के साथ हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या तारा रानी साहिब इस चाल में फंस जाएगी? तारा रानी साहिब, औरंगजेब ने हमारे लिए जाल बिछाया है धाना जी, पर मातृभूमि के लिए हम उस जाल में जाएंगे। क्षमा करें रानी साहिब, आपका सेनापति होने की हैसियत से हम आपको ये खतरा मोल लेने नहीं देंगे। रानी साहिब, अगर आपको कुछ हो गया तो बुरहानपुर तो हाथ से जाएगा ही, पूरा मराठा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। और अगर औरंगजेब को कुछ हो गया तो पूरा मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। रही दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर खरे भरे मन हरस सब गंधर्व सूर्य मुनि नाग किन्नर दुख टरे। रही दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर खरे भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटाहि मर कट विकट भव कोटि कोट धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। बाजी, तुझे तेरे बाबा ने युद्ध करने से रोका है, इसका मतलब ये नहीं कि तू युद्ध में कोई योगदान नहीं कर सकता। कैसे आई? मैं युद्ध में बिना शस्त्र उठाए किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ? महाभारत में श्री कृष्ण ने भी शस्त्र नहीं उठाया था बाजी, पर पूरा युद्ध वही कर रहे थे। युद्ध शस्त्र नहीं करते, योद्धा की बुद्धि करती है। अब तू ये कैसे करेगा, ये तय करना तेरा काम है। मजाइक, ब्रह्मेंद्र स्वामी से अपने बारे में तूने मात्र एक ही भविष्यवाणी सुनी थी, अल्पायु होने की, पर उन्होंने और भी कुछ कहा था और वो आज सत्य होने वाला है। ये संसार से उल्टी चाल चलेगा, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। ये अद्वितीय होगा, अद्वितीय। तूने मुगलों की छावनी में जाकर उनका बारूद जलाकर ये सिद्ध कर दिया बाजी कि तेरे पाँव में परंपरा की बेड़ी नहीं है। तू किसी की बनाई राह पर कभी नहीं चलेगा, तू खुद अपनी राह बनाएगा और ऐसी राह बनाएगा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी ना हो। पढ़ाई, यदि बाबा मुझे युद्ध में लड़ने नहीं दे तो? बाबा ने मुझे अपने आदेश के पिंजरे में बांध दिया है। लक्षात ठेव बाळा, बुद्धिमान के लिए पिंजरा भी आकाश होता है
और मूर्ख के लिए आकाश भी पिंजरा। बुद्धि चला। रानी साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता और हमें भी बादशाह सलामत की हिफाजत करने से कोई नहीं रोक सकता है। जिनकी आंखों में धोखा होता है उन्हें संसार में हर कोई धोखेबाज नजर आता है। जशी दृष्टि तशी सृष्टि। बिना विश्वास के वार्तालाप का क्या अर्थ है? ये गोफन, बर्ची, चक्रा उस सेना का मार्ग केवल कुछ ही समय तक रोक सकते हैं, किंतु यदि एक बार हम उनके बीच प्रवेश कर गए, उसके बाद जब तक खास नासिर को पकड़ नहीं लेते, इतने सारे मुगल को केवल अपने तलवार के बल पर रोकना असंभव सी बात है। और बालाजी का ख्वाब अभी तक हरा है। वो त्रिशूल व्यू का मध्यशूल कब तक संभाल पाएंगे? इसीलिए हमें कुछ और करना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो बाबा ने आज तक अपने सपने में भी ना सोचा। हम क्या करेंगे बाजी? हम केवल 40 हैं और वो 4000। जिस सेना के केवल चलने मात्र से भूकंप आ गया, ऐसी सेना तो केवल तभी रुक सकती है जब या तो आसमान से बिजली गिर जाए या धरती का सीना फट जाए। अब ऐसा ही होगा मल्हार। हमें युद्ध भूमि में धरती का सीना चीरकर ज्वालामुखी फाड़ना पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो बाजी? अपिपति बेग बुलाए आए, जूधप जूत नाना बरन अतुल बल, भानर बाल बरूद। सुंदर कांड की इस चौपाई का अर्थ है कि विकट और विकराल वानरों से बनी श्री राम जी की सेना जब आगे बढ़ी तो पर्वत कांपने लगे, सागर थरथरा उठे और वो वानर उत्साहपूर्वक जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। पर इस योजना को अंतिम समय में इसे अंजाम नहीं दिया जा सकता। और फिर तेरे पिता ने कुछ सोच समझ कर ही त्रिशूल व्यू की रचना की। हमें पूरी दृढ़ता के साथ उनके पीछे चलना चाहिए। तुम दृढ़ता के साथ पीछे चलो और मैं दृढ़ता के साथ आगे चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि युद्ध को जीतने के लिए हमें ये प्रयास करना होगा। किंतु बाजी, तुम्हारी ये योजना विफल होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। पर इसके सफल होने की संभावनाएं भी तो हैं। और सोचो, हम सफल हो गए तो मैं नहीं जानता कि जो मैं कर रहा हूं वो सफल होगा भी या नहीं। मुझे नहीं पता कि यदि ये संभव हो भी गया तो भी हमें युद्ध जिता पाएगा या नहीं। और मुझे इतना पता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर कठिन को सरल, हर असंभव को संभव करके रहूंगा। और अगर नहीं कर पाया तो उसके प्रयास में मारा जाऊंगा। हिंदुस्तान का बादशाह मराठी तख्त पर बैठने वाली तारा रानी साहेब का इस्तकबाल करता है। मराठी तख्त पर हम नहीं, हमारे पुत्र शिवाराजे बैठे हैं। राजा वो हैं, हम मात्र उनकी माँ हैं।
हमारा स्थान उनसे बहुत नीचे है बादशाह सलामत। पतंग हवा में उड़ती जरूर है, मगर उड़ाने वाला नीचे ही होता है, जमीन पर। दुनिया जानती है कि मराठी हुकूमत, मराठी सल्तनत में पत्ता भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। राजे तो अभी बच्चे हैं, पतंग की डोर तो माँ के हाथ में है। क्यों? शरबत? क्षमा कीजिए, हमारा आज उपवास है। उपवास? उपवास? उपवास नहीं है, पर रानी साहेब विश्वास भी तो नहीं है। क्षमा चाहूंगा बाबा, क्योंकि आज एक बार फिर आपके आदेश की अवज्ञा करने जा रहा हूं। पर क्या करूं? मातृभूमि का आह्वान आपके आदेश से बड़ा है। अब तो बस यही आशा है कि कल मैं ना आपका सर झुकने दूंगा, ना कटने दूंगा। हमें अलग अलग बटकर आसपास के सभी गांव में जाना होगा और फिर सूरज की पहली किरण के साथ हमें अश्वशाला में मिलना होगा। हमने यकीन कर लिया है, आप भी कर लीजिए। हम यहाँ यकीन करने नहीं, संधि करने आए हैं। और जब तक संधि हो नहीं जाती तब तक आप हमारे शत्रु हैं। हम प्यास से भले ही क्यों न मर जाएं, पर हम शत्रु के हाथ से पानी नहीं पिएंगे। ये जिद्दी मराठी। आप दुश्मन हैं, फिर भी हम आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि एक औरत होने के बावजूद आपने हिंदुस्तान के बादशाह को टक्कर दिया है, जबकि जंग के मैदान में उतरना औरतों का काम नहीं। इज्जत तो हम भी आपकी बहुत करते हैं बादशाह सलामत। इस उम्र में भी आप अच्छी टक्कर दे रहे हैं हमें, वरना जंग के मैदान में बुजुर्गों का भी क्या काम है। वाकई आपकी तलवार की ताकत आपकी जुबान से छलकती है और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है रानी साहिब। इस इरादे से यहाँ का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फिर भी आप हमारे बुने हुए जाल में फंसने के लिए चली आई। अगर आपने हमें धोखा दिया तो हम आपके प्राण लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके नजरिए से हम आपकी जाल में फंस गए हैं और हमारे नजरिए से आप हमारे जाल में फंसे हुए हैं। आप ये मत भूलिए कि
बस यही वजह है कि हमने आपको इस समझौते के लिए बुलाया है। हम चाहते हैं कि आप बुरहानपुर छोड़ दें। हमारी आखिरी फतह आप हमें दे दें। बदले में हम हमेशा के लिए दक्कन छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमारी तबीयत और इस हालत के बारे में पता चले। और अगर हमने आपकी बात नहीं मानी तो? या तो हम दोनों अंदर जाएंगे या वो दोनों बाहर आएंगे, वो भी सही सलामत। तो तारा रानी साहिब, हम मराठी तख्त के असली हकदार शाहू जी को रिहा कर देंगे। उसके बाद आप ऐसी रानी के नाम से जानी जाएंगी जिसने अपने लोगों को सिर्फ जंग बख्शी, और शाहू महाराज ऐसे राजा के नाम से जिन्होंने अपने लोगों को सुकून और अमन बख्शा। आप ही तय कर लीजिए कि आपके जांबाज मराठी सरदार अमन और जंग में से क्या चाहेंगे, किसे चुनेंगे? सोचकर बताइए।